आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन, इनके राज्यकाल में किस तरह की स्थितियां थी उसको हम समझ रहे हैं। और ये बात जो इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये वास्तव में संशोधन, अध्ययन और शोध प्रबंध जो लिखा है वो पूज्यपाद भंते डॉक्टर सावंगी मेधंकर जी ने लिखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं पिछली कड़ी की बात को जोड़ते हुए। पिछली कड़ी में हमने देखा कि ह्वेनसांग अपने यात्रा वर्णन में इस बात का जिक्र करते हैं कि नालंदा में उस वक्त जो कुछ अध्ययन कार्य चलता था उसकी स्थितियां कैसी थी और उसका प्रबंधन ये बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन ने किस तरह किया था। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं जिसमें ह्वेनसांग ने आगे लिखा था कि इसमें आसपास के 100 गांवों पर नालंदा के जो रेसिडेंशियल स्टूडेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई थी। वहाँ की जो आय है उसी आय से ये काम चलता था और वहाँ के जो आचार्यगण हैं ये सुबह से रात तक बिल्कुल व्यस्त होते थे। वहाँ कहीं भी कोई वक्त नहीं होता था किसी के पास, चाहे फिर युवा हो या फिर चाहे बुजुर्ग हो, वहाँ सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे समान रूप से। अब देखिए आगे लिखते हैं कि नालंदा की शिक्षा पद्धति जो है, जो स्वयं वहाँ 5 वर्ष रुक चुके थे ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग लिखते हैं कि जो छात्र विद्याभ्यास के लिए पहुंचता है उसका अतिथि के तौर पर सम्मान होता है। अब देखिए कि स्वागत की जो परंपरा है, आज भी परंपरा है, लेकिन ये परंपरा बदल गई है कि जब स्कूल में पहला दिन होता है बच्चों का, कॉलेजेस में पहला दिन होता है बच्चों का, यूनिवर्सिटीज़ में पहला दिन होता है बच्चों का, तो स्वागत की कुछ और ही तरह है और उसके लिए कुछ कानून भी बना दिए गए हैं। लेकिन नालंदा की ये परंपरा रही है कि वहाँ जो भी विद्यार्थी आता था विद्याभ्यास के लिए तो उसका अतिथि की तरह स्वागत होता था। फिर देखिए आगे लिखते हुए ह्वेनसांग कि परीक्षा के उपरांत उसको विहार में स्थान दिया जाता था और वो यहाँ कुछ समय तक विनय का अभ्यास करते हुए सेवा करता है। नालंदा में एडमिशन की जो प्रोसेस थी उसको इस समय ह्वेनसांग लिख रहे हैं कि अतिथि का स्वागत हो गया, फिर स्वागत होने के बाद उसे विहार में रखा जाता था और विहार में उसे शिक्षा उसके आरंभ हो गई। अब उसे विनय सिखाया जाता था, मॉरल सिखाया जाता था, उसका जो बिहेवियर है वो कैसा हो ये उसको सिखाया जाता था और इसका अभ्यास कराया जाता था। वो अभ्यास करते हुए सेवा करता था और स्वयं को योग्य सिद्ध करने के पश्चात ही उसको सेवाचर्या से मुक्त किया जाता था। मतलब जो पढ़ने आता है उसे पहले सेवा कार्य में लगाया जाता था और सेवा कार्य में यदि वो उत्तीर्ण हो जाता है तो फिर उसे पढ़ाई के काम में प्रवेश मिलता था। इसके उपरांत उसे पूर्ण रूपेण छात्र समझा जाता था और वहां भिक्षु तथा अन्य विद्यार्थियों को कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। भिक्षु और विद्यार्थियों को कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, ये ह्वेनसांग लिख रहे हैं। फिर भी आगे लिखते हैं कि विनय का उल्लंघन करने वालों को दंडित भी किया जाता है। अब दंड का उनका अपना तरीका होगा, लेकिन विनय का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाता है। तो इस तरह से ये जो पूरी जो प्रक्रिया है नालंदा की वो इस समय ह्वेनसांग लिख रहे हैं। फिर वे लिखते हैं कि व्याकरण, तांत्रिक विज्ञान, वैद्य विद्या, बौद्ध न्याय अथवा तर्क विद्या, आध्यात्मिक विद्या और दर्शन आदि अनेक विषय उसे पढ़ाए जाते हैं। एच.सी. राउलिंसन का कथन है, इसमें एच.सी. राउलिंसन लिखते हैं कि नालंदा में महायान तथा हीनयान को लेकर शास्त्रार्थ होते रहते थे। मतलब आज भी जैसे लोग
कुछ रैशनलिस्ट, कुछ मटेरियलिस्टिक और कुछ स्पिरिचुअल काम करने वाले लोग, इनके जो आपस में तर्क वितर्क चलते रहते हैं, नालंदा में भी हिनयानी और महायानी दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा वैचारिक संवाद करते थे और शास्त्रार्थ होते थे। अध्ययन के परिसमाप्ति पर विद्यार्थी की परीक्षा ली जाती, उसे गृह में ले जाया जाता, वहां एक आचार्य के साथ उसे शास्त्रार्थ करना पड़ता और परीक्षा का परिणाम कोई अन्य आचार्य घोषित करता या वही जो छात्र की परीक्षा लेता। जो परीक्षार्थी शास्त्रार्थ में पराजित ना होता उसे उत्तीर्ण समझा जाता। अपने गुरु के साथ शास्त्रार्थ करते हुए जो छात्र पराजित नहीं होता है, बस उसे ही उत्तीर्ण माना जाता है, बाकी दूसरा कोई नहीं। यानी ये जो परीक्षा लेने की एक कड़ी पद्धति है, तो इस कड़ी पद्धति को भी आज हम जब विद्यार्जन की स्थिति में जब जाते हैं, आज भी हमारे स्कूलें और कॉलेजेस में, तो देखिए कि इस व्यवस्था को हम वहीं का एक प्रतिबिंब भी देख सकते हैं कि जब तक मौखिक परीक्षाओं में स्टूडेंट ये खरा नहीं उतरता है, तब तक उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। लिखित परीक्षा में तो बच्चे लिख लेते हैं, लेकिन मौखिक परीक्षा में जब तक वो खरे नहीं उतरते, इन चीज़ों को उस विद्यार्थी को वो मार्क्स नहीं मिलते जो मार्क्स मिलने चाहिए। तो जो परीक्षार्थी शास्त्रार्थ में पराजित ना होता उसे उत्तीर्ण समझा जाता और उसे सजा धजा कर एक हाथी पर बिठाते और प्रशंसकों की भीड़ के बीच उसे प्रधान द्वार तक पहुंचाते। अब देखिए कि स्वागत भी हुआ तो अतिथि की तरह, और जब उनके वे उत्तीर्ण होता है वो छात्र, तो उसका जो प्रशंसा की जाती है तो उसे हाथी पर बिठाकर, उसे सजा धजा कर हाथी पर बिठाकर उसे पूरे गांव में घुमाकर फिर उसे प्रधान द्वार तक पहुंचाते और इस प्रकार से उसे विदाई दी जाती। यदि परीक्षार्थी आचार्य के साथ किए गए शास्त्रार्थ में पराजित हो जाता तो फिर न्याय शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता तो उसे बुरी तरह से कीचड़ से रंग देते और खाई में धकेलते। तो ये प्रताड़ना का भी एक तरीका ह्यूएन त्संग ने लिख कर रखा है कि यदि शिष्य ये गुरु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता और उनके साथ शास्त्रार्थ करते हुए वह यदि अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है या फिर न्याय शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करता है, तो फिर उसे वहाँ से बाहर तो निकाला जाता है, लेकिन उसे कीचड़ से रंग कर उसे बाहर निकाला जाता है। एक अवसर पर लोकायत दर्शन के एक आचार्य ने, जो पक्के भौतिकवादी थे, कुछ शोध निबंध लिखे और एक सूचना के साथ उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के द्वार पर टांग दिया। उनका अभियोग था कि यदि कोई इन निबंधों के दर्शन का खंडन करेगा तो उसकी जीत को स्वीकार करने के लिए वे अपना सिर काट देंगे। कहा जाता है कि ह्यूएन त्संग ने उनके इस चुनौती को स्वीकार किया और सार्वजनिक सभा में उसको परास्त कर दिया, लेकिन ह्यूएन त्संग ने उसे केवल अपना शिष्ट बनाकर उसके सिर की रक्षा की। उनके इस चैलेंज को ह्यूएन त्संग ने स्वीकारा था कि भाई जो कोई मेरे इस सवालों के जवाब देगा या फिर मेरे साथ शास्त्रार्थ करेगा, तो अगर वो जीत जाता है तो मैं अपना सिर काट लूँगा। लेकिन ह्यूएन त्संग ने जब इस चुनौती को स्वीकार किए तो उसके बाद उनका भरे दरबार में शास्त्रार्थ हुआ और उस शास्त्रार्थ में, उस डिस्कशन में ह्यूएन त्संग जीत गए और वो परास्त हो गए, लेकिन पक्के भौतिकवादी आचार्य थे। और फिर ह्यूएन त्संग की ये बात देखिए कि उन्होंने उन्हें सिर नहीं काटने को कहा, उन्होंने शिष्ट बना दिया, अनुशासित बना दिया और विनम्र बनाकर फिर उसी दरबार में वे रहे आचार्य थे। तो यहाँ रुकना होगा हमें। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम आज की बात में पुनः इसी कड़ी में जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।